हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक क्या है अपना? केमिकल बॉन्डिंग। फिर आप पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ चुके हो तो हम पीरियोडिक टेबल को ही बेस बना करके केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग है, चैप्टर का नाम ही है केमिकल। और क्या होगा? बॉन्डिंग। कभी भी किसी दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा, जो अटैचमेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। सबसे पहला चीज़ इस चैप्टर में आता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक क्या होगा। थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि हम लोग सिलेबस के किस पार्ट में हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि जितने भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में बच्चे पढ़ते हो, जितने भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, टोटल 118 एलिमेंट आप पढ़ते हो। चाहे वो एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का हो, चाहे डी ब्लॉक का हो, चाहे ए ब्लॉक। हम लोग बीच बीच में प्रीवियस चैप्टर की बात करते रहेंगे ताकि चीज़ें रिकॉल होता रहे और रिवीजन होता रहे। उसमें अगर आप इनर्ट गैस को ले लो तो इनर्ट गैस या उसी को नोबल गैस बोलते हैं, या जीरो ग्रुप बोलते हैं, या ग्रुप 18 बोलते हैं। वो हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्या होते हैं वो? स्टेबल। और ऑलरेडी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज पढ़ चुके हो या एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हो। और हमने वहाँ पे 4 टाइप का रेडियस देखा था: कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडर वॉल रेडियस। और हमने कहा था जो वंडर वॉल रेडियस होता है वो कौन बनाता है? इनर्ट गैस। इसलिए इनर्ट गैस का एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होता है। बोलो हाँ ना? कभी भी कभी भी जो इनर्ट गैस होते हैं वो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या आया था? इनर्ट गैस होते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनर्ट गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बोलो हाँ ना? तो अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट थे, अगर मैं उस एलिमेंट की बात करूँ, फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट थे, अगर मैं उस एलिमेंट की बात करूं तो उसमें इनर्ट गैस को छोड़ दो, इनर्ट गैस को आप छोड़ दो, तो कोई भी एलिमेंट आप लोग कभी भी उसका फुलफिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। ओनली इनर्ट गैस का ही फुलफिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। बोलो हाँ ना? जैसे एक एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊँ, इनर्ट गैस पहले समझना, लिखने जैसा कुछ नहीं है। आज के चैप्टर को जितना अच्छे से समझोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। इनर्ट गैस क्या क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये अपना इनर्ट गैस होता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हीलियम का क्या होता है? 1s2, इसका 2s2, 2p6, इसका 3s2, 3p6, इसकी बात करो बेटा 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, क्या बेटा 6p। अगर आप हीलियम को सिर्फ छोड़ दो, किसको छोड़ना है? हीलियम को छोड़ दो, तो हमेशा हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो है ना? और हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पे अगर आप सब की बात करो तो आप क्या लिख सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बोलो है ना? और अगर हीलियम की बात करो तो यहाँ पे क्या कह सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन इन, बोलो है ना? तो हीलियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और बाकी हर के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो है ना? बाद में इसी 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग से नाम देते हैं ऑक्टेट। 8 म्हणजे ऑक्टेट और 2 मतलब डुप्लेट। तो इसको नाम देंगे डुप्लेट। क्या नाम देंगे इसको? डुप्लेट। और इसको क्या नाम देंगे? पहले हम लोग समझते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे। आज की क्लास का टॉपिक ही है कि हाउ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और उससे पहले हम लोग आते हैं व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड बनते क्यों? तो पहले मैं व्हाई पे आ रहा हूँ, व्हाई दिस केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे हाउ दिस केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, पहले क्यों बन रहे हैं, हम लोग उसी पे आ रहे हैं। क्यों कोई दो एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल बनाता है? एटम कंबाइंड ही क्यों करता है? फिर कंबाइंड करेगा तो कैसे कंबाइंड करेगा? तो फिर यही आंसर हो जाएगा।
तो जितने भी इनर्ट गैस है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेन एंड रेडन, अगर उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो हीलियम का 2s2 होगा, बाकी का 2s2 2p6 होगा, बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? बोलना नो सर। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल जानते हैं, हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? तो अगर मैं हीलियम का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं नियन ले लूं, नियन कितना एटॉमिक नंबर? तो इसका क्या हो सकता है? 2s2 2p6। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यहाँ पे कितने? 2। अब इलेक्ट्रॉन 2 6 से फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ भी हीलियम में s ऑर्बिटल है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। यहाँ भी s में 2, p में 6। देखने वाली बात अगर तुम देखोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि दोनों के केस में ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड है। हाँ ना? फुलफिल्ड है। अगर तुम ऐसे नंबर वाइज देखोगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के पास सिर्फ s ऑर्बिटल्स होते हैं और s में 2 हो सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नियन के पास s और p दोनों है आउटर मोस्ट में, s में 2, p में क्या है? 6। तो दरअसल जो इनर्ट गैस होते हैं उसके हमेशा ऑर्बिटल क्या होते हैं? फुलफिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? तो इन दोनों केस में अगर मैं बात करूं तो जो ये ऑर्बिटल है ये कैसे हैं? ये फुलफिल ऑर्बिटल है, इसलिए ये जो ऑर्बिटल है ये मोर स्टेबल है। और इसलिए बोलते हैं कि जो फुलफिल ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। तो कभी भी किसी एटम का ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। इसलिए इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए इनर्ट गैस स्टेबल होते हैं एटम के फॉर्म में ही। इसी वजह से अगर वो खुद अपने आप में ही स्टेबल है तो क्या इसका किसी से जुड़ाव वगैरह अट्रैक्शन होगा? क्या बॉन्ड बनाएंगे? क्या आप कहोगे ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे? क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसलिए इनर्ट गैस एटॉमिक फॉर्म में ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। चूंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल ऑर्बिटल है, दैट्स वाई इनर्ट गैस या इसी को नोबल गैस बोलेंगे। इनर्ट गैस इज स्टेबल इन क्या बेटा? एटॉमिक फॉर्म। इसलिए इनर्ट गैस क्या होगा? एटॉमिक फॉर्म में क्या होगा? स्टेबल होगा। अब हम लोग इस एटम को छोड़ करके किसी और एटम की बात करते हैं, और इसी को चूंकि 9th 10th में ऑर्बिटल नहीं पता होता है बच्चों को, इसलिए टीचर या आप जानते होंगे कि अगर डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है तो भी वो क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बोलो हाँ ना? तो अगर किसी एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है तो भी उस कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोलेंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो दूसरी बात मैं बताता हूँ तुमको। अगर मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक एटम ले लेता हूँ, कोई भी एक एटम ले लो, समझो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना? पक्की बात। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर दिखा दूं तो s में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। स्टेबल कब होगा? s में 2 चाहिए जब 2 हो जाए। बोलो, और उसी 2 को क्या बोलते हैं? डुप्लेट, या उसी 2 को कह सकते हैं हीलियम जैसा होना चाहिए। बोलो है ना? तो चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है बेटा? 1। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल कितने पे होगा? 2 पे होगा। अगर इसको 2 मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन की हमेशा टेंडेंसी होगी कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। बोलो हाँ ना? और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का मतलब क्या हुआ? कि डुप्लेट कंप्लीट करना, या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का मतलब क्या हुआ? कि हीलियम जैसा होना। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने पास के इनर्ट गैस एलिमेंट के जैसा बनना चाहे। ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन की टेंडेंसी हीलियम जैसा होना चाहेगा, या हाइड्रोजन की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की होगी, या ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन की टेंडेंसी अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने की होगी। तीनों एक ही बात है या नहीं है?
इसलिए हम लोग बोलते हैं एवरी एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या ये भी कह सकता हूँ हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को क्या करे, कंप्लीट कर ले, फुलफिल्ड कर ले। बोलो भाई ना, क्या गलत कह रहा हूँ? या ये भी कह सकता हूँ हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि या तो वो अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को क्या करे, कंप्लीट करे। बोलो क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो ना हाई ना, तो क्या करने की कोशिश करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। इसका अगर पूछो कि बेटा तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पूछूं इसकी डिजायर क्या है, तो इसकी डिजायर क्या होगी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो डिजायर है इसका 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बोलो ना हाँ है ना, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश होगी। तो क्या क्या हो सकता है? या तो किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसको पूरा करने के लिए ये क्या क्या कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बोलो है ना। तो इसका मन होगा क्या, ऑप्शन क्या हो सकता है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, गेन कर ले। तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो हो जाएगा, बोलो भाई ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले तो क्या बनेगा, H माइनस। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करोगे, दूसरा अगर ये गेन करता है तो गेन तभी करेगा ना जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और अगर कोई देने वाला नहीं है तो ये गेन कहाँ से करेगा, बोलो ना है ना। मान लो तुम क्लास में आ गए, तुम पढ़ना चाहते हो, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो बताओ क्या कर पाओगे। तो उस कंडीशन में टीचिंग तो नहीं हो पाएगी, उस कंडीशन टीचिंग तो नहीं हो पाएगी। एक ही चीज हो सकती है, सेल्फ स्टडी हो सकती है। जब तुम क्लास आए तो 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो टीचर पढ़ा दे तो तुम पढ़ोगे, अब टीचर है ही नहीं, इस वाले केस में तुमको डिपेंडेंसी टीचर पे हो गई, बोलो ना है ना। दूसरा क्या हो सकता है, तुम सोचो चलो आ ही गया हूँ, टीचर नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करे, चलो खुद से कुछ पढ़ लेते हैं। तो सेकंड वाला केस क्या होगा, सेल्फ स्टडी होगी। दोनों केस में तुमको कॉपी पेन खोलने पड़ेंगे। पहले वाला केस में डिपेंडेंसी टीचर पे था, मतलब टीचर तुमको दे रहे, बोलो है ना। दूसरा वाला केस में कोई डिपेंडेंसी किसी पे है क्या, नहीं, सेल्फ स्टडी। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये अपने ही जैसे किसी एटम को क्या करेगा, ढूंढेगा, और उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अरे ये भी अधूरे है, तो कोई अपने जैसा दूसरा अधूरा आइटम ढूंढेगा, और 2 अधूरे लोग मिल करके अपनी कहानी को क्या करेंगे, पूरी करेंगे, हमारी अधूरी कहानी टाइप। तो समझो दूसरा क्या कर सकते, उसके इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा कि ये एटम अपने इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने ही जैसे एक एटम को ढूंढेगा ना। तो जब इसको अपने ही जैसा कोई एक एटम दूर दिखेगा तो उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और उसकी भी तो कुछ ऐसे ही मनस्थिति होगी, वो भी इसके तरफ आएगा, बोलो ना है ना। और जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ना, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, तो क्या होगा कि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, और जब शेयर करेंगे तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, और उस शेयरिंग से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो सकता है ना। लेकिन ये कंडीशन क्या होगी कि उसके बाद से इन दोनों एटम को पास पास ही मूव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है, दैट इज कॉल्ड ए शेयर पेयर एरिया, बोलो हाँ है ना। यही शेयर पेयर एरिया है जिसमें इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों शेयरिंग में तभी रहेंगे जब दोनों पास पास होंगे। तो क्या अब दोनों एटम इंडिपेंडेंटली अलग अलग घूम पाएंगे क्या, नहीं, अब दोनों साथ में होंगे। तो अब हाइड्रोजन एटम ना कहला करके वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और जब भी ये कहलाएंगे तो H2 के फॉर्म में कहलाएंगे।
बोलो हाँ है ना। और जब H2 के फॉर्म में तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, इसलिए हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके जैसे बनने की कोशिश करे। बोलो हाँ है ना। हमेशा देखो हर एक बच्चा अपने घर में अपनी मम्मी से ताना एक ही बात पे सुनता है कि तुम्हारे फ्लैट के, तुम्हारे घर के आसपास कोई तुम्हारे एज का, तुम्हारे क्लास का या कोई दूसरा बच्चा जिसका रिजल्ट अच्छा होता है, मम्मी सुबह शाम उसी के नाम से सुनाती है, तेरे से कुछ नहीं होगा, देख गुप्ता आंटी का बेटा तेरे क्लास में ये कितना अच्छा मार्क्स लाता है। ऐसा ही होता है ना। तो हमेशा तुमको मिसाल या कंपेरिजन किससे किए जाते हैं? तुम्हारे पास में ही तुम्हारे कॉम्पिटिटर या तुम्हारे एज के, तुम्हारे क्लास के कोई बच्चा अगर अच्छा करता है तो हमेशा, चाहे कोई भी हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, तुम्हें उसी का उदाहरण देते हैं, उसी का एग्जाम्पल देते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं। बोलो हाँ ना। अब हाइड्रोजन के पास में हीलियम है या नियन है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, नियन 10। तो ये नियन जैसा उसकी मम्मी बोलेगी क्या बनने के लिए? नहीं, हमेशा नियरेस्ट नोबल के जैसे बनना। बोलो हाँ ना। और उसी के वजह से एलिमेंट क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है। बोलो हाँ ना। अब मैं तुमको समझाता हूं कि जब भी 2 एटम एक दूसरे के पास आएंगे, जब भी 2 एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो बॉन्ड बनेगा। और कभी भी अगर 2 चीजें एक दूसरे के पास आती है ना, तो उस केस में एनर्जी बढ़ेगा या कमेगा। अब मैं तुमको बताता हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुमको पहले सोचना है कि इसका जवाब मैं कहाँ से दे सकता हूँ। पहले वो सोचने का तो रास्ता देखोगे ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठपटांग बोल देना है। अब देखो ये एक एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं इन्फिनिटी दूर पे है, तो एनर्जी कितनी होती है? 0। और उसको 0 से किसी ऑर्बिट में आना पड़े, तो 0 हायर ऑर्बिट है और ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट होगा, तो इन्फिनिटी से अगर किसी ऑर्बिट पे आएगा तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा? लॉस होगा। बोलो है ना। तो जब भी किसी चीज की नजदीकियां बढ़ेंगी तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा, मतलब एनर्जी कम होगा। ऐसे सोचना था तुमको। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले ऑर्बिट में ज्यादा थी या इन्फिनिटी पे ज्यादा थी? इन्फिनिटी पे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में आएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। बोलो हाँ ना। तो समझो 2 एटम पहले इंडिपेंडेंटली कहीं कहीं के थे, दोनों हाइड्रोजन एटम, एक इधर था दूसरा इधर था। अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ना, क्योंकि क्या करना है? दोनों को अपनी अधूरी कहानी को पूरी करनी है। इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना। अब दोनों के एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब अप्रोच करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा? अरे कम अप्रोच होगा तो पास नजदीकियां बढ़ेंगी ना, तो डिस्टेंस कम होगा ना, मतलब एनर्जी लॉस होगा। बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या ना, एक एग्जाम्पल से समझाओ ना। तुम अगर बोलते नहीं तो भी मैं समझाता। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा काम है तुमको समझ। ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये तुम्हारा कौन सा? एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या ले लूं? एस एक्सिस पे मैं क्या लेता हूं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों एटम के बीच की दूरियां कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब 2 एटम के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। बोलो है ना। तो इस एक्सिस पे मैं लेता हूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। बोलो है ना। तो इसी को बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? और ये जो वाई एक्सिस है उस एनर्जी, उस एक्सिस में लेता हूँ एनर्जी, उनके बीच का एनर्जी। बोलो हाँ ना। मेनली हम ये लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 2 चार्ज एटम के बीच का। किसमें? एक बच्चा है मेरे क्लास में, उसको नींद आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब स्टार्टिंग में देखना दोनों एटम एक दूसरे से दूर दूर है, दोनों एटम एक दूसरे से, तो उसकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। बोलो हाँ ना। तो अब एक ग्राफ देखना, ये ग्राफ कैसा है? समझो यहाँ पे एटम था, ये भी एक एटम है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, और ये भी एक एटम। समझो अगर हाइड्रोजन एटम से समझते हो तो ये भी समझना, दोनों हाइड्रोजन एटम है। पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। ये भी एच एटम, ये भी एच एटम, तो दोनों की अपनी एनर्जी होगी।
दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा होगा। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच की दूरियां कम होगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी, तो ये जो गैप है ये कम होगा कि नहीं होगा। तो समझो दूसरा एक पॉइंट में ले लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे दोनों के बीच में नज़दीकियां ज़्यादा हैं, यहाँ पे। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करके पास आए होंगे ना, तो बताओ इस पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा होगी कि इस पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा होगी? इस पॉइंट को। इसको मैं स्टेज 1 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोलना। तो इस पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा होगी और इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? कम। ये और एक दूसरे को क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो क्या होगा? एनर्जी और कम होगा, और अप्रोच करेगा तो और कम होगा। बोलो हाँ ना। और जब ये अगर शेयर के पेयर कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, तो उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आएगा ना बेटा? बोलो ना, है ना। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, तो और नज़दीक आ सकता है क्या? नहीं, उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकता है। तो उस पॉइंट पे एनर्जी सबसे कम होगी। अरे बोलो हाँ ना। तो अगर मैं समझो एक स्टेज ये ले लेता हूँ, ये कौन सा स्टेज है? शेयरिंग वाला स्टेज। तो इसकी एनर्जी क्या है? दोनों एटम एच एच है। तो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। जब बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी है, अब मैं इसके ग्राफ को तुमको प्लॉट करके दिखाता हूँ। इसका ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ कुछ इस टाइप से। कैसा है ग्राफ? अब ग्राफ को समझना, मैं ग्राफ क्या कहने की कोशिश करें। जब ये एलिमेंट दूर दूर थे तो इसकी एनर्जी कुछ यहाँ थी, ध्यान से देखना। अगर एनर्जी से मान लो इस एनर्जी को मैं मान लेता हूँ 0 एनर्जी पे है, ये एक रेफरेंस पॉइंट। तो जब ये पास आए तो एनर्जी कमेगी। बोलो हाँ ना बेटा, कमेगी। तो देखो ये जो ग्राफ है, ये एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है ना। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पास आए तो वहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी। बोलो हाँ ना। तो देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पास आए वहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। बोलो है ना। अब ये जो इन दोनों एटम के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, उससे और पास लाओ एटम को, तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से समझना। समझो ये एक हाइड्रोजन एटम है और इसके साथ ये एक हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों के बीच में ये ओवरलैपिंग का एरिया है। कौन सा एरिया है बेटा? ये दोनों पास क्यों आ रहे थे? क्योंकि इन दोनों को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, अपनी अधूरी कहानी को पूरी करना है। दैट मीन्स इन दोनों का एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब अट्रैक्शन दो एटम के बीच में कहाँ कहाँ हो सकता है? तो पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तभी पास आ रहे हैं। लेकिन दो एटम अगर एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स होता है। दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एटम का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। बोलो है ना। और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन पहले एटम के न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स भी है एंड रिपल्सिव फोर्स भी है। बोलो है ना। तो चूंकि इस लाइन से पहले एटम पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या था? ज़्यादा था। बोलो है ना। तो इस लाइन से पहले अगर मैं इधर का कोई भी लाइन ले लूं, बोलो, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो ज़्यादा है किससे? रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स क्या है? रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ दिस टू एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस टू एटम। और अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, तभी एटम पास आ रहे। अब ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों एटम के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, और तुम इससे और पास अगर ले आते हो तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। बोलो ना, है ना। तो इस पॉइंट से अगर तुम और पास लाने की कोशिश करते हो तो रिपल्सन बढ़ेगा ना, क्योंकि नजदीकियां बढ़ रही है। और तो जहां पे ओवरलैपिंग हो गई होगी वो पॉइंट होगा दो एटम के बीच का जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। उससे दूर कर दो तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे और पास ले आओ तो रिपल्सन बढ़ेगा। और दोनों केस में मतलब मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो दो एटम स्टेबल ही उसी पॉइंट पे हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ओवरलैपिंग का डिस्टेंस है। बोलो हाँ ना। और ये जो डिस्टेंस जहाँ पे मिनिमम एनर्जी आती है, यहीं पे मिनिमम एनर्जी है ना बेटा। बोलो हाँ ना। इसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी बिटवीन दिस टू एटम।
मैं सिंपल शब्दों में ये समझा रहा था कि अगर कोई दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और सबसे कम एनर्जी वहाँ पे होगी जब वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर कर रहे होंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर उससे तुम और पास ले आओ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम कर दो तो रिपल्सिव बढ़ेगा, और उससे इधर बढ़ा दो तो अट्रैक्टिव बढ़ेगा। तुम इधर का कोई पॉइंट ले लेते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा किससे, और ये जो मिनिमम एनर्जी है या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम, इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम आगे नाम देंगे बॉन्ड लेंथ। पक्की बात? और इस मिनिमम एनर्जी को नाम देंगे हम लोग बॉन्ड एनर्जी। बोलो हाँ है ना? तो बॉन्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है या मैक्सिमम एनर्जी है? मिनिमम एनर्जी है। और केमिस्ट्री में कभी भी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो हाँ है ना? पक्की बात? उस मिनिमम एनर्जी से अगर आप एटम को दूर कर दो या पास कर दो, दोनों केस में एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? यही एनर्जी डायग्राम है जब किसी बॉन्ड एनर्जी होता है। तो जब भी कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों की पहले की एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, कम कर करके बॉन्ड बना रहे होंगे ना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जीरो एनर्जी है, ऑर्बिट में आएगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करके आएगा। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लॉस होगा या क्या हो, गेन होगा, लॉस होगा। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या मेरी समझ में बात आई? यही लिखा हुआ है, टेंडेंसी ऑफ एक्वायर मिनिमम एनर्जी। एटम इसलिए भी बॉन्ड बनाते हैं ताकि एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो बॉन्डेड एटम के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा या मैक्सिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? और जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तो उस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। देखो ना, इस एनर्जी एक्सिस पे सबसे मिनिमम एनर्जी है ये ना। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इज कॉल्ड एज बॉन्ड, इज कॉल्ड एज क्या बेटा, बॉन्ड एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, हाँ या ना? और कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो मिनिमम एनर्जी आने के लिए मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या किया होगा, लॉस किया होगा। और किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी का लॉस होता है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, मतलब एनर्जी का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अगर ये इस एनर्जी से इस एनर्जी पे आ रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है ना, तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। इस केस में जो एनर्जी है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल में अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अरे सोचो ना, दो फैमिली में शादी होती है, जितना ज़्यादा धूमधाम से ज़्यादा खर्च होती है शादी, धूमधाम से खर्च मतलब जितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, कहते हैं बहुत अच्छी शादी हो। बोलो हाँ है ना? तो यही है कि अगर किसी दो एटम के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब ज़्यादा पास आएंगे, ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी जितना कम होगा स्पीड उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट कहता है बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? अब तो समझ जाओगे केमिकल बॉन्ड क्या है। कह रहा है ए फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। क्यों बनते होंगे, हर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बनते होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? तो टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, या अपने ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए बनते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा कहता है इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग देम। और जब भी दो एटम एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट, दोनों के बीच में शेयर होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। कभी भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरी चीज कहता है डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। कभी भी दो बॉन्डेड एटम में जितना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और तीसरा कहता है मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन एटम। और जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी एटम से तो क्या होगी, कम हो, एनर्जी
कम होगी, इसलिए वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। अरे दो एटम अगर आपस में बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो क्यों बना रहे होंगे, अपनी स्टेबिलिटी की तलाश में, और स्टेबल हो रहे होंगे तभी तो बन रहे होंगे ना। तो बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो एटम से तो स्टेबल ही होंगे, इसलिए जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो होते हैं। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात। तो कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आया। तीसरी चीज़ मैं जो तुमको बताता हूँ, देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, केमिकल बॉन्ड में ए में टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, दो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी क्या हो सके, कम हो सके, क्या हो, स्टेबल हो। दूसरा पॉइंट क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस पॉइंट पे आने से पहले मैं तुमको एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी, किसकी, हाइड्रोजन की। पक्की बात। अपना जो डेस्टिनेशन गोल है किसी एटम का क्या है, हीलियम 2, नियन 10, आर्गन 18, यही है ना, यही है इनर्ट गैस जैसा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन 30। हर एलिमेंट इसी के जैसा बनना चाहेगा। चलो हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट लेता हूँ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, नॉट 18, 8 बेटा, यही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दें, 1s2, 2s2, 2p4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s में और 4p में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अगर मैं नहीं बोलता तो तुम लोग 4 बोलने वाले थे। मैं p के इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इस केस में, ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड, s एंड p आर ऑर्बिटल। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है, सेकेंड। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी को आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं वैलेंशियल। और कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन में, देखो 2s में और p में 4, तो कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन किसके नियर बाई है, तो तुम कहोगे सर ऑक्सीजन के अगर नियर बाई आते हैं, ध्यान से समझना, तो ऑक्सीजन के आगे है नियन 10, और ऑक्सीजन के पहले हीलियम 2। ऑक्सीजन के पहले क्या है, हीलियम, कितना, एटॉमिक नंबर 2, और नियर एटॉमिक नंबर 10। बोलो है ना। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो नियन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2, 2p6, एंड हीलियम के केस में क्या हो जाएगा, 1s2। बोलो ना है ना। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन की जो मम्मी होंगी वो बार बार किसके जैसा बनने के लिए उसको कहेंगे, हीलियम या नियन। अब ध्यान से देखो, हीलियम और नियन में डिफरेंस 2 का है, एंड सॉरी ऑक्सीजन एंड नियन में डिफरेंस कितना का है, 2 का है, और ऑक्सीजन एंड हीलियम में डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो कौन नियर बाई होगा, नियन। तो हमेशा नियर बाई की जैसा बनने के लिए तो ऑक्सीजन की हमेशा टेंडेंसी होगी, या ऑक्सीजन की मम्मी चाहती होगी कि मेरा बेटा भी किसके जैसा हो जाए, नियन के जैसा। बोलो है ना। अगर मैं कहता हूँ नियन के जैसा अगर होना चाह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि नियन का जितना कॉन्फ़िगरेशन है वैसा बन जाए। और नियन का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि नियन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8। तो उसके जैसा बनने के लिए कोशिश करेगा। बोलो है ना। इसी को बोलते हैं एवरी एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखो, s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फुलफिल्ड है। या तो नोबल गैस बोलो या 8 इलेक्ट्रॉन बोलो, नोबल गैस भी वही कह रहा है, ऑक्टेट भी वही कह रहा है, या फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी वही कह रहा है। बोलो है ना। ऑक्सीजन के अगर ऑर्बिटल डायग्राम को देख ले तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, s में 2, p में कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4। बोलो है ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है,
इसको फुलफिल होने के लिए कितने चाहिए? 2। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यहाँ पे कितने हैं? 6। तो 8 होने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो हाँ है ना? कौन से स्टेबल होते हैं, 8 वाले या 6 वाले? 8 वाले। ऑक्टेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनके पास क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है? बोल बेटा, ये क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। हाँ, बस इसके केस में याद रखना, यहां पे डुप्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं इसके केस में बेटा? कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हैं ना, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स कैसे? बोलो ना हाँ या ना? तो हमेशा ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल होने के लिए क्या करने की कोशिश करेगा? ऑक्सीजन देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहता है, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा। बोलो हाँ या ना? पक्की बात। अब कोई एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे वो भी यहीं से पता चलता है। होना कितना चाहिए? 8 है। कितना? 8 से कितना कम है? तो इनर्ट गैस से जितना कम होगा ना एलिमेंट, उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? एज ऑर्बिटल डायग्राम से देखोगे तो जो पेयर्ड है वो ऑलरेडी पेयर्ड है, जो अनपेयर्ड है उसी को पेयर करोगे तो फुलफिल हो जाएगा ना। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2। पक्की बात। तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इस 6 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी को पेयरिंग कराओगे, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए बाद में हम लोग जाकर के देखते हैं, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑलरेडी पेयर है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो है ना? और जो जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड होगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ये अपना टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक क्या है कि ऑक्सीजन नियन जैसा कैसे बनेगा। अभी हम क्या चाहते हैं कि ऑक्सीजन को किसके जैसा बनाना है? नियन के जैसा। तो ऑक्सीजन के पास 2 ही ऑप्शन है। क्या कर सकता है ऑक्सीजन? या तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो या तो ये क्या कर लेगा? गेन ऑफ क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो यह क्या हो सकता है? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो शेयर करेगा तो म्यूचुअल शेयर 2 एटम के बीच में होगा, और गेन करेगा तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो है ना? तो कभी भी लॉस और गेन मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसी का 2 इसके पास आ गया, बोलो है ना? फिर ये डिपेंडेंसी हो गई। तो यहां पे क्या हो गया? कंप्लीट, बोलो बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ ना बोलना। अब ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 में से 4 तो पेयर रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेयर है तो उसको क्या पे? बोलो है ना? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो 1 2 3 ये पेयर में रहेंगे। बोलो है ना? जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसी को पेयरिंग कराना है। ये भी एक ऑक्सीजन है, इसके भी जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये रहेंगे। क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन से कम हो रही है? 2 से। तो जितना कम होगा उतना वो शेयर करेगा, और ये भी 2 से कम है तो ये भी 2 शेयर पेयर करेगा। तो ये क्या कहेगा कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर पेयर कर लो, तो ये कहेगा कि तुम भी अपना 2 मुझसे शेयर पेयर कर लो। बोलो है ना? तो शेयर पेयर में इसने 2 शेयर किया, इससे इसने भी 2 शेयर किया, तो 2 शेयरिंग से 2 बॉन्ड बनेंगे। तो ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देखो, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके क्या ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए? क्या नहीं। अब देखो 8 पूरे हुए कि नहीं हुए? किसी भी एक येलो सर्कल में देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 शेयर पेयर हुए, 4 और 2 6 6 और 2 8। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? बोलो है ना?
इसलिए एटम क्या करता है कि इनर्ट गैस जैसा बनने की कोशिश करता है, और अगर इनर्ट गैस जैसा बनने की कोशिश किया तो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा सकता है। और उसी मतलब इनर्ट गैस जैसा बनने के चक्कर में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में और वाइटल को फुलफिल करने के चक्कर में एलिमेंट क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो पहले क्यों बॉन्ड बनाया ये मैं आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि बॉन्ड कैसे बन रहा है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, लूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा एग्जाम्पल है इस बार सोडियम एलिमेंट, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni 10 3s1। बोलो भाई ना। अब अगर ये इसको इनर्ट गैस जैसा बनना है तो इसके ऊपर में क्या है, Ni 10, और इसके आगे में क्या है, आर्गन 18। बोलो भाई ना। अगर अगली बार ऐसा जूता मारूंगा ना कि सारी मतलब अकल न ठिकाने आ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि जितने कायदे में रहोगे उतना मेरे रिस्पेक्ट, उतने फायदे में रहोगे। ये छिछोरापंथी बिल्कुल मत करना आगे से। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। और तुम भी क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, तो इसलिए तुमको भी ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। इनोसेंसी अंदर होनी चाहिए, फेस पे दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर जो चीज़ है तो वो दिखाना, शो नहीं करना पड़ता है, वो दिखती है। गलत कह रहा हूँ ऑडियंस? तो बेहतर है कि बच्चों में बच्चों वाली हैबिट जितना ज़्यादा डोमिनेट करे ना वो अच्छा है। सोडियम, इसके पहले इनर्ट गैस क्या है, नियन, इसके आगे क्या है, आर्गन। ये किसके साथ बनना चाहेगा, नियन। और नियन के जैसे बनने के लिए क्या कर सकता है, ध्यान से देखो, इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही नियन जैसा नहीं बनने दे रहा है। बोलो ना। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले 10 है, इसके आगे 18 है। तो यहां से आने में 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। इसमें शेयरिंग वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। अरे बोलो है ना। तो यहाँ पे इस 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो सोडियम की हमेशा टेंडेंसी क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। बोलो हाँ है ना। देखो कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो रही है। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, लूज ऑफ, बोलो है ना। और हमेशा ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से क्या कर देगा, हटा देगा। तो सोडियम किस कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, Na+ की फॉर्म में। बोलो हाँ या ना। तो इस केस में देखो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर मान लो एक एलिमेंट और लेता हूं मैं, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, 2s2 2p5। अब देखो होना क्या चाहिए था, 2s2 2p6, क्या है 5, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कम ही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर भी करेगा तो हो सकता है। तो फ्लोरीन के लिए दोनों रास्ते खुले हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो अपने आप से शेयर कर लेगा, मतलब सेल्फ स्टडी कर लेगा। और सोडियम मिल जाए तो सोडियम देने वाला है, ये लेने वाला होगा। बोलो सोच के देखो हाँ है ना। इधर देख, अब तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। फ्लोरीन दोनों केस में कंफर्टेबल है, अगर ना मिला तो शेयर कर लेगा, मिला तो, बोलो ना हाँ है ना, पक्की बात। तो अगर फ्लोरीन को सोडियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो फ्लोरीन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो एलिमेंट के पास हर ऑप्शन हो सकते हैं। इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, सोडियम ने लॉस किया, फ्लोरीन ने क्या किया, गेन किया। बोलो है ना। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं या कंप्लीट ट्रांसफर कर सकते हैं, और उनका एक ही गोल है कि इनर्ट गैस जैसा बनना। बोलो है ना। तो दूसरा कंडीशन यही था बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हाँ है ना। तो यही तुम्हारा एग्जाम्पल पूरा कर देता हूँ। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था। ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा था, 3s1 वाला। नहीं, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, सोडियम 11, नियन 10, और इसके बाद क्या बेटा, 3s1। फ्लोरीन 9, 2s2 2p5। तो ये फ्लोरीन है, इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 7। देखो ना,
S और P दोनों ऑटोमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी आप ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश के लिए क्या करेगा, सोडियम कंप्लीटली अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा। सोडियम ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो सोडियम पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। क्या सोडियम का शेयर पेयर करने की टेंडेंसी है क्या, नहीं। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन बैठे बैठा मिल जा रहा है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। और इन दोनों आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा तो ये कंपाउंड बनेगा NaF। लेकिन अगर समझो सोडियम नहीं होता तो फ्लोरीन क्या करता, यही फ्लोरीन है और यही एक फ्लोरीन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर पेयर किया, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर पेयर किया। बोलो है ना, लेगा तभी जब कोई देने वाला होगा, नहीं है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। देखो दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये भी क्या है, फ्लोरीन, ये भी क्या है, फ्लोरीन। और ये F2 फॉर्मेशन है और दोनों के अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कल के क्लास में नाम देंगे, इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। तो उसको पढ़ लेता हूँ। कह रहा है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या कह रहा है, एटम कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NS एंड NP इलेक्ट्रॉन N-1 d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमेशा किसी भी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। बोलो भाई ना, सिंपल कहता हूँ, अगर मेरा कोई फोटो लो तो मैं अंदर में क्या पहना हूँ वो दिखेगा क्या, तो फोटो पे हमारी पर्सनालिटी जो आउटर मोस्ट ड्रेस होगा उसी वही पे आएगा, है ना। तो एटम भी हमेशा बॉन्ड जब भी बनाता है तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट लेते हैं। बोलो हाँ ना। कह रहा है जनरली इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हैव मिनिमम एनर्जी। ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं तुमको रीड कर देता हूँ। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6, ऐसे लिख लेना, NH2NP6 ये तुम्हारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कह रहा है ऑक्टेट रूल कैन बी, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, छोटा। ऑक्टेट रूल कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, कैसे हो सकता है, ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट कर सकते हो, या तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लो जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एटम किसी भी तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस शेयरिंग में क्या हो रहा है, दोनों अपना लगा रहे हैं, इक्वल शेयर मतलब कि दोनों अपना इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि एक जगह आएगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अभी देखो, मान लो कि तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों को कुछ खाना है, तुमने भी 50 रुपये दिया, तुमने भी 50 रुपये दिया, दोनों मिलकर 100 रुपये का कुछ खाए, दैट इज शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड ए कंट्रीब्यूशन। तुमने कंट्रीब्यूट किया, बोलो है ना। कभी कभी लोग क्या होता है कि एक दूसरे को ट्रीट देता है, मतलब जो भी खाएंगे बिल को एक ही बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डेट, वही बोलते ना, अरे आज ये डेट पे गया था, डेट करवा रहे, मतलब किसी के पीछे तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो, उसमें पैसा एक ही खर्च करता है, दोनों करता है एक, इसी को बोलते हैं डेटिंग बोलते हैं ना। तो उस बॉन्ड को भी बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसमें एक ही आदमी शेयर करता है। कंट्रीब्यूशन में इक्वल शेयरिंग हुआ और डेटिंग में अनइक्वल शेयरिंग हुआ, तो दूसरा ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। सुना होगा ना ये नाम, क्या बोलते हैं इसको, डेटिव बॉन्ड, और या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, बोलो है ना। और तीसरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। तुम्हें समझ में आया। तो आज के लेक्चर में तुमको मैंने बताया व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तुमको केमिकल बॉन्ड समझ में आया। तो यही है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड।
यही तुम्हारा क्या है। अब जितने भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड दो टाइप के होंगे। एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरे को क्या बोलेंगे, वीक बॉन्ड। किसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल होती है। कितनी होती है, और इसकी लेस देन कितनी होगी, 2 किलो जूल। 2, समझ में आया। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में टोटल 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। पक्की बात। और वीकर बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल बॉन्ड। ये हम लोग बाद में देखेंगे, बॉन्ड का एप्लीकेशन है। पक्की बात। समझ में अपना टॉपिक क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग में जब किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो हम लोग देखेंगे बॉन्ड किस टाइप के बनते हैं। अगर समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड 2 टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और वीकर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये 4 टाइप के होंगे, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक, वंडरवॉल, सॉरी वीकर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल। हम लोग को यही 1 बाय 1 पढ़ना है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, फिर उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। आगे धीरे धीरे यही हम लोग टाइप ऑफ बॉन्डिंग आगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।